हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका फिजिक्स डोज विद डॉक्टर विक्रम सिंह पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के कुछ सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहले है, फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये कोई ऐसी विशेष इंपॉर्टेंट टर्म तो नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तब इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। एक्चुअली वी कैन डिफाइन इट इट इज ए वैल्यू ऑफ पावर टू 10 नियरेस्ट और क्लोज टू गिवन मैग्नीट्यूड। ओके, एक्चुअली आपको जो भी कोई एक मैग्नीट्यूड दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैग्नीट्यूड, मैं स्टार्ट करता हूँ एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे आपको एक गिवन मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 29। मुझे क्या है, इस 29 की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करनी है। तो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 29 को देखते हैं कि ये 29 10 के मल्टीपल पावर के अंदर जो वैल्यूज हैं उनके किसके नजदीक है। जैसे ये क्या है, 10, 100, 1000 या इस तरह से जाती जाएगी, या 10 टू पावर 0, 10 टू पावर -1, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि ये किसके नजदीक है। तो ध्यान से देखिए आप, ये 29 क्या है, दरअसल में 100 और 10 और 100 के बीच में है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में 29 और 100 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। या तो ये 29 10 के नजदीक है या 100 के नजदीक है। जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा इसका 71 और इसका आएगा, इधर कितना आएगा 71, और 100 में से 29 निकाला तो 20, सॉरी गलत हो गया, ये तो हुआ 19 और ये हो गया 71। तो देखिए साफ लग रहा है कि ये जो 100 है ये तो थोड़ा सा दूर है, ये वाली 10 की पावर, और ये वाली 10 की पावर इसके नजदीक है। इट्स मीन्स ये क्या है, 10 टू पावर 1 है और ये 10 टू पावर 2 है। इसका मतलब है 29 की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 1। आ गया। फिर किसी भी नंबर की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालनी है तो उसके लिए क्या करो, आप उसको कंपेयर करना है कि 10 के किस पावर के नजदीक है, ठीक है। ये तो आपका हो गया एक सिंपल वे में बताने का कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होती है। अब नाउ वी गो, हम जाते एक थोड़ा सा आगे की टर्म्स, यानी थोड़ा हार्डर टर्म्स मैग्नीट्यूड्स की तरफ बढ़ते हैं। उसका एक तरीका है, सेट पैटर्न है, उसका शॉर्टकट भी वो भी बता दूंगा आपको। क्या होता है, आपको कोई भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 9.27 या 297, ये नंबर दे रखा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, इस पॉइंट को, इस डेसिमल को इधर लाना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनाने के लिए इधर लाना है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लाते लाते यहां लाएंगे, इधर लाएंगे, और अब हमारे पास में दो जगह हैं जहां हम इसको ला सकते हैं। वो कौन कौन सी जगह है, या तो इसे यहां ला सकते हैं या यहां ला सकते हैं। ये लास्ट जगह है जो आपके पास में ऑप्शंस है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ओनली दो हैं कि इस डेसिमल को आपको या तो यहां लाना है या यहां लाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही ले आते हैं। तो दोनों लाने के बाद हमने देखा तो ये क्या बना, अगर ऐसे यहां लाते हैं तो ये बन जाता है 0.2349297 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। और अगर डेसिमल को हम यहां लाते हैं तो क्या बनेगा, ये 2.34997 इंटू 10 टू द पावर 3,
ठीक है। तो आपके पास में क्या होंगे, दो ऑप्शन आएंगे, या ये ऑप्शन आएंगे या ये ऑप्शन आएगा। तो अब डिसाइड कैसे किया जाए कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 है या 3 है, 4 है या 3 है। तो इसके लिए हमें क्या है, एक रेंज दी हुई है, वी हैव रेंज। रेंज ये है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअली इसको हम डिफाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को, n दिस इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n इंटू 10 टू द पावर x। हमें क्या करना है, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, n इज इक्वल टू n इंटू 10 टू द पावर x, इस फॉर्म में लिखना है। ये है आपका डेसिमल फॉर्म, ये दोनों, या तो ये फॉर्म लिखिए या ये लिखिए, एक मिनट ये पॉइंट डेसिमल लगाना भूल गया, या तो इस फॉर्म में लिखिए ये लिखिए। तो n क्या है, ये है या ये है, और x ये 4 है या 3 है, ठीक है, और n जो है ये ओरिजिनल नंबर है। तो अब आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो अब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, या तो 4 होगा या 3 होगा। तो अब डिसाइडिंग फैक्टर के लिए ये है कि ये n आपको लिखना इजी है, हर कोई लिख सकता है, सबको आता होगा। अरे ये तो बहुत बिजी है ना, डेसिमल्स उसके अंदर पावर के उसमें लिखना इजी है ना। अब जो डिसाइडिंग है वो है एक रेंज, दैट रेंज इज n शुड बी ग्रेटर देन 0.5, इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, एंड लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5। 0.5 से n बड़ा होना चाहिए, और 5 से या तो इक्वल हो सकता है या बराबर, लेस देन होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए इन दोनों में से n को इस कंडीशन में कौन सी वाली वैल्यू n को सेटिस्फाई कर रही है। तो ध्यान से देखिए आप, ये जो वैल्यू है ये क्या है, 0.5 से छोटी है, यानी ये वैल्यू नहीं कर रही सेटिस्फाइड, और ये वैल्यू क्या है, n इस कंडीशन को 5 से छोटी है, इसको सेटिस्फाइड कर रही है। इट्स मींस दिस इज करेक्ट राइटिंग, ये इस फॉर्म में, ठीक है, करेक्ट राइटिंग है। देयरफॉर पावर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इज 3। अब मेरे हिसाब से आप किसी भी नंबर की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकल सकते हैं, और लिखने के साथ साथ आपको क्या हो गया, फील आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है, यानी कि 10 के मल्टीपल के अंदर किस वैल्यू के इक्वल ये नंबर है। यानी कि ये दरअसल में ये नंबर क्या है, 1000 के इक्वल है, 1000 के, इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी बुक्स के अंदर क्या है, हमें लेंथ, टाइम एंड मास, इनसे रिलेटेड क्या है, एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर कुछ टेबल्स दी हुई है, और यूनिवर्स की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है बहुत सारी, जो मतलब अमेजिंग क्वांटिटीज है, उनकी क्या है, वैल्यूज दी हुई है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वो देखिए वैसे नहीं दे रखी है, एग्जैक्ट नहीं दे रखी है, वो कैसे दे रखी है, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखी है, जिससे हम उनको क्या कर सके, कंपेयर कर सके आपस में। तो उनको देखिए, और उनसे उनको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, कुछ एक वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया रहे, लेकिन उनके बीच में कंपेयर को आप फील लीजिए इसके, ठीक है, जरूर फील लीजिएगा। आज आप बुक्स में जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक में जाके देखिएगा, सभी की वैल्यूज दी हुई है, तीनों की टाइम, उनकी एक टेबल है, एक अच्छी सी टेबल है। उस टेबल के अंदर सिर्फ आपको पूरी को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, लेकिन फील जरूर लेना है। लेंगे ना फील? ओके, थैंक यू। नाउ ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फिनिश। नाउ वेरियस मेथड्स टू मेजर लेंथ, वेट, मास एंड टाइम है। तो उसमें से जो ऐसा है कि बाकी तो थोड़ा बहुत आप बहुत इजी वे में है, कुछ ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लेंथ। लेंथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। लेंथ, LENGTH। लेंथ को और या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्चुअली 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है,
डायरेक्ट मेथड वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजर करते हैं, जैसे कि स्केल से मेजर करना। किसी भी आपने स्केल से मेजर कर लिया और डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। कोई आपने फीता ले लिया, उससे मेजर कर लिया, या हमने क्या कर दिया, एक जो कॉमन वे होता है ये 1 2 3 इससे मेजर कर लिया, या हमने क्या कर दिया हमारे इससे मेजर कर लिया। ये सब क्या है, किसी भी मेथड से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बाय एनी मीन अगर आप मेजर कर रहे हो तो वो क्या है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस भी कर सकते हैं। अब इसके लिए लेंथ में क्या, स्मॉल डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस है। स्मॉल डिस्टेंस के लिए भी क्या हमारे पास में बहुत सारे डायरेक्ट मेथड्स है, और लार्ज डिस्टेंस के लिए भी बहुत सारे डायरेक्ट मेथड है, लेकिन इनकी एक लिमिट्स है। एक लिमिट के बाद में ये डायरेक्ट मेथड काम में नहीं आते। तो मैं आपको अब डायरेक्ट मेथड करना चाहते हुए इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर लेंथ। आज का ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है, उनमें से 3-4 मेथड है जिनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड। ठीक है, ये भी आपको पता ही है, 10th में आपने पढ़ा ही होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल करते हुए इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें क्या है, हम बिल्डिंग की डायरेक्ट तो मेजर करते नहीं, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट तो नीचे का बेस मेजर करते हैं और उसकी सहायता से कोई बिल्डिंग की मेजर करते हैं या कुछ भी मेजर करते हैं, है ना। इनडायरेक्टली यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका पैरेलेक्स मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड थर्ड है आपका इंटेंसिटी कंपैरिजन। ठीक है, अब ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक लार्ज डिस्टेंसेस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये सब करने से पहले एक बार स्टार्ट करता हूँ। जैसे बताता हूँ मैं आपको, आप जानते हो एक यूनिट होती है एक लाइट ईयर, वेल बोर्ड। ठीक है, लाइट ईयर क्या होती है, लाइट ईयर पता है आपको? लाइट ईयर क्या है, जो साल हल्का हो। छोटे थे तब जब पहली बार जब मैंने लाइट ईयर सुना था तो मुझे लगा था लाइट ईयर यानी कि जो साल हल्का हो, यानी कि जिसका शनि भारी ना हो, है ना, ऐसा समझा था। बाद में पता लगा कि ये लाइट ईयर इज द बिगर यूनिट टू मेजर डिस्टेंसेस। मून्स वगैरह एंड यूनिवर्स की जो बिगर डिस्टेंसेस है उन्हें मेजर करने के लिए लाइट ईयर काम में लिया गया था। तो लाइट ईयर में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्या होता है, कुछ भी नहीं, वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट को समय लगता है। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लाइट की वेलोसिटी क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो उस लाइट को जो डिस्टेंस मेजर करने में 1 साल लगता है, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, लाइट ईयर कहलाती है। और इसको हम वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये लगभग 9.467 समथिंग है इंटू 10⁻15 मीटर है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है एक यूनिट और है, वो है AU। ये आपने सुनी है, क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, नहीं सुनी? अरे नहीं, ये वो नहीं है। दरअसल में एटॉमिक मास यूनिट होती है AMU, इट इज AU। ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, वो जब आएगी तब बताएंगे और डिटेल में बताएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं AU है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इट इज एक्चुअली एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस है। एक्चुअली सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या है, थोड़ी वेरी करती रहती है, लेकिन एवरेज डिस्टेंस है वो है, तो वो लगभग एक्चुअली नियर टू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, लगभग करीब या थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर मेन ये है, ये 1.4 जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास ये इसकी AU है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये है।
तो अब जब भी हमारे को क्या है कि हमें इस डिस्टेंस की यूनिट टर्म्स में बात करनी है तो हम क्या बोलेंगे, सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस क्या है, 1 AU। ठीक है। थर्ड टर्म एक है परसेक। सुना है आपने परसेक के बारे में कभी? परसेक, एक्चुअली परसेक इज द बिगेस्ट, parsec is the biggest unit parsec as EK. Parsec is the biggest unit of measuring length, largest unit to measure length है। ये क्वेश्चन बनता है अगर आपसे कभी कोई जीके का क्वेश्चन, तो बनता ही बनता है, या हो सकता है कभी एग्जाम में आ भी जाएगा। व्हाट इज 1 parsec, डिफाइन 1 parsec, या वो व्हाट इज द बिगेस्ट डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, लेंथ, मेजरिंग लेंथ इज परसेक, ये आंसर है परसेक। नाउ व्हाट इज परसेक? एक्चुअली परसेक बिगेस्ट डिस्टेंस तो है ही है। तो परसेक को क्या है, बहुत ही सिंपल है। अभी मैं आपको परसेक सिंपल बताता हूं, फिर थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो परसेक को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ये, जैसे कि राइट ट्रायंगल, क्या है राइट ट्रायंगल, आपने अब तक पढ़ाई पढ़ा था, ठीक है। राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल के अंदर ये है आपका थीटा। अब ये थीटा है एंगल, ये थीटा अगर हो, इफ 1 मिनट हो, ये क्या हो, ये 1 मिनट हो तब, और ये बेस क्या हो, 1 AU हो, ठीक है। ये 1 AU, ये डिस्टेंस क्या हो, 1 AU हो, देन ये हाइपोटेनस जो है ना, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, या चलो ठीक नहीं है, थोड़ा सा ठीक नहीं, मैं थोड़ा सा वापस थोड़ा सा कुछ सुधार करता हूँ। ये थोड़ा ठीक नहीं है, इसकी बजाय ये ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि यदि ये एक बेस है तो इससे ये क्या बनेगा, एक मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, और ये एंगल कितना है, थीटा, और ये क्या है, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड एंगल बने, यानी कि 1 AU, यानी बेस हम क्या लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं, तो उस पर एक वो बना। तो अब आपको क्या करना है, एक्चुअल में 1 AU यूनिट पे, 1 AU मतलब इस डिस्टेंस पे, ठीक है, इस बेस पे अगर आप कोई 1 डिग्री 1 मिनट का एंगल बनाते हुए कोई ट्रायंगल बनाते हो, तो जो जिस डिस्टेंस में जाकर के इसका ये वर्टेक्स आएगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1 parsec। आगे समझना आपको, ये 1 parsec है, और ये बहुत बड़ी होती है। क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। ये इतनी बड़ी होती है कि इसके अंदर ये लाइट ईयर है ना, वो भी कितने आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, 3 क्या 3 से ज्यादा आ जाते हैं। तो एक रिलेशनशिप है, 1 parsec इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर देखिए, जो इतनी बड़ी वैल्यू थी, इस वैल्यू से भी 3.26 मल्टीपल है। तो आपको मेरे हिसाब से फील आ गया होगा कितना डिफरेंस है। 1 parsec इज 3.26 लाइट ईयर, याद रखिएगा। साथ ही साथ में आपको मैं थोड़ा सा ये 1 मिनट के बारे में भी बता देता हूँ। ये व्हाट इज 1 मिनट, 1 मिनट आर्क, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, 1 मिनट आर्क एंगल। ये 1 मिनट क्या है, ये है कुछ भी नहीं है, ये एंगल की यूनिट है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट है। जैसे मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर होता है ना, ठीक वैसे ये क्या हो रहा है, 1 डिग्री के बाइफरकेशन से। एक्चुअली 1 डिग्री है 60 मिनट आर्क, और 60 मिनट के अंदर क्या होता है, 60 इंटू 60 सेकेंड आर्क। मतलब समझ में आ गया आपको, 1 डिग्री का 60 डिविजन होते हैं तो 1 मिनट आर्क बनता है, और 1 मिनट आर्क के जब 60 डिवीजन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फिर डिवीजन 60 डिवीजन होते हैं तो वो उसका सेकेंड आर्क एंगल बनता है, बहुत छोटा एंगल। यानी कि आप फील दीजिए कि देखिए जैसे ये एंगल है, ये भी 1 मिनट से 1 डिग्री से ज्यादा है, इसकी भी 60 डिविजन करो, फिर उस 60 की भी 60 डिविजन करो। आया ना समझ में? ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, समझ लीजिए इसको, ये बहुत काम आएगी आपको। अभी आप हम जो पैराडॉक्स मेथड पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगी, बहुत सारी कैलकुलेशन में काम आएगी, और आगे भी बहुत काम आएगी।
मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा क्लियर और कर दूँ, ऐसा है कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, मेरी टैगलाइन भी है जो आपको अक्सर मैं बोलता हुआ मिल जाऊंगा आपको, इट इज ए चैनल वेयर वी जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल डाउट्स। हम कंसेप्ट को जनरेट करते हैं और डाउट्स को किल करते हैं। तो पढ़ाने के लिए मेरा सिर्फ आपका एक रहेगा कि मैं आपको कंसेप्ट पे कंसेप्ट जनरेट करता जाऊँ। हमेशा एम्फेसिस कंसेप्ट रहेगा, ये सारे कंसेप्ट है, ये लाइफ में हमेशा आपके काम आएंगे। इन्हीं कंसेप्ट को जनरेट करते जाइए और जिस पे मैं बोलता हूँ इम्पोर्टेंट, इसका मतलब वो समझ लीजिए कि वो आपके लाइफ में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ वो आपके इस आगे आने वाली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये 1 पर सेक और ये मिनट आर्क एंड ये सेकंड आर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यहाँ पढ़िए एंड बुक्स में जाकर के और पढ़िए। मैं जब जो आपकी हेल्प करता हूँ उसी हेल्प को आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, बुक्स से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, मेरे जो मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, कंसेप्ट से ही आप फिजिक्स से प्यार हो जाएगा आपको, आप फिजिक्स क्या फैन बन जाओगे। ठीक है ना, जैसे अमिताभ बच्चन के फैन बनते हो ना, वैसे फिजिक्स के फैन बनना है तो एक ही तरीका है, कंसेप्ट जनरेट करने होंगे। तो ये सब बातें थी, ये कुछ थी, इनमें कुछ क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं या कम से कम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। ओके, थैंक यू। नाउ अब हम आते हैं ये तीनों मेथड के अंदर, ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड, पैरेलैक्स मेथड एंड इंटेंसिटी कंपैरिजन मेथड। इसमें से हम क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके बारे में हम जानते हैं, ज़्यादा डिटेल की इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो हम पढ़ेंगे हम पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, ठीक। अब पैरेलैक्स मेथड पढ़ने से पहले आपको मैं फिर एक छोटी सी बात है, एक कंसेप्चुअल बात है, वो बताना चाहूँगा। जिनको पता है वो उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाइए, या और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप आगे कुछ भी नहीं समझ सकते। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को काम में लिया है। ये पैरेलैक्स मेथड बहुत सारे कंसेप्ट हमें देता है और इसमें से वो कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, और साथ ही साथ में जो मैं कुछ कंसेप्चुअल बातें बताऊंगा वो तो आपके लाइफ टाइम काम आएगी, यानी कि आप फिजिक्स को उनके बगैर पढ़ ही नहीं सकते। वो मेथड है फर्स्ट, रेडियन। व्हाट इज रेडियन, यू नो? रेडियन जैसा कि हम पढ़ ही चुके थे पहले, पिछले चैप्टर में था, रेडियन इज ए यूनिट टू मेजर एंगल। ऐसा यूनिट टू मेजर एंगल। नाउ व्हाट इज एंगल? यहां से स्टार्ट होगा। एंगल थीटा इज इक्वल्स टू डी थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन मेजर ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस वेक्टर। एंगल का रेडियस वेक्टर होता ही है, जैसे कि ये आपका एंगल है तो इस एंगल के अंदर ये डी थीटा है, तो ये तो क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है, ये जो पार्शियल सर्कल है ना तो एस हो गया, और ये क्या हो गया, ये जो लेंथ थी ना, ये दोनों रेडियस हो गया, तो ये एंगल ही हो गया। तो अब कभी भी मैं आपसे जब एंगल की बात करता हूं तो एंगल में देखिए आप, एंगल बोलते ही तीन चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट आ जाती है डी थीटा, सेकंड आ जाती है रेशियो ऑफ एस टू आर। तो अब हम आपसे क्या करते हैं, एंगल आपको क्या है, दो फॉर्म में दिया जा सकता है, इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अब आती है बात, ये डी थीटा क्या है? ये डी थीटा एक्चुअली क्या है, रेडियन में है, रेडियन में होता है। हाँ, ये भी एक कंडीशन है। ये रिलेशनशिप तभी जस्टिफाई होगी जब ये डी थीटा को रेडियन में मेजर किया जाए, अदरवाइज नहीं। तो कभी भी ये नहीं होगा कि 20 डिग्री इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर, ये नहीं होगा, ये रिलेशनशिप रॉन्ग है। 20 डिग्री कभी भी इक्वल इसके इक्वल नहीं होगा। होगा लेकिन क्या होगा, उसके लिए होगा 20 डिग्री इंटू कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू ये अपॉन आर। अब आप हो गया, ऐसा कैसे हो गया, हो नहीं सकता, ये क्या है, फिजिक्स से है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इतना सा है कि 20 डिग्री को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तब ये रिलेशनशिप सही हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। नाउ व्हाट इज रेडियन। तो अब हम क्या करते हैं, रेडियन को इनको बदलना सीखते हैं। जिनको आता है अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो धीरे धीरे करें, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से कुछ बातें आपके लिए नई हो, बिल्कुल नई हो। ठीक है, हम शुरू करते हैं सबसे पहले। टू एक वैल्यू होती है पाई। व्हाट इज पाई? पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। ठीक है, ये तो पता ही आपको, पाई एक नंबर है 22/7। तो अब क्या होता है, हम ये जानते हैं कि जो ये एंगल है, ये क्या एंगल कितना है 360। ठीक है, ये यहां से लेके ये ऐसे मेजर किया तो सर्कल का सेंटर में बनने वाला एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो एक रिलेशनशिप है वो ये है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए इसका मतलब पाई इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई रेडियन। चलो ये थोड़ा सा, यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन होता है। बस इस चीज को याद रख लीजिए। ठीक है, ये एक आपस में रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब 1 पाई इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। चलो ये भी थोड़ा सा डिग्री हो गया। एंड पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा, कई बार बोल देते थे ना कि 90 डिग्री पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो वहां क्या ये चलता था, क्योंकि वहां हम क्या करते थे, इनको कैलकुलेशंस में इस्तेमाल नहीं करते थे, केवल एंगल की बात करते थे, तब तक ये चलता था। लेकिन कभी भी पाई बाई 2 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। एक्चुअली पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये है सही रिलेशनशिप। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कभी भी आप पाई बाई 2 को 90 डिग्री का नहीं बोलेंगे। पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात है, पाई बाई 2 इज हो गया। ये छोटा सा कंसेप्ट मेरे को बताना था कि अक्सर कई बच्चे ये गलती करते हैं। आज के बाद कोई भी लड़का ये गलती या कोई भी स्टूडेंट ये गलती नहीं करेगा, कभी भी वो पाई बाई 2 को 90 डिग्री के नहीं बोलेगा। कम से कम वो मन में तो ये रखेगा पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया रिलेशनशिप। नाउ कन्वर्जन। तो इससे या किसी से भी, तीनों से आप किसी से भी कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हो। कन्वर्जन फैक्टर क्या हो गया 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया 1 रेडियन इज इक्वल टू 360। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई डिग्री। ठीक है, एंड 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। ठीक है, तो ये दो हमारे को क्या है कन्वर्जन फैक्टर मिल गए। कन्वर्जन फैक्टर मिल गया तो क्या कर सकते हैं हम, किसी भी अगर रेडियन एंगल को अगर आपको डिग्री मेजर में बदलना है तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और किसी भी अगर डिग्री सेल्सियस को अगर आपको रेडियन में बदलना है तो इस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी को समझ आएगा ठीक है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वो है फॉर एग्जांपल हम करते हैं 3 रेडियन को चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। और सेकंड दूसरा है आपका 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री को चेंज करना है। ये गलत हो गया, सी कहां से, सी नहीं 1 डिग्री ओनली। 10 डिग्री को हमें एंगल को चेंज करना है और 3 रेडियन को चेंज करना है इन यूजिंग दिस कन्वर्जन फैक्टर। बहुत आसान है, आप क्या कीजिए 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस कन्वर्जन फैक्टर से। तो ये क्या होगा 3 इंटू 360 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू ये हो गया 2 पाई। तो ये 3 से क्या हो गया, ये हो गया अपना 18 और 18 3 54। तो ये हो गया 54 3 रेडियन 540 अपॉन पाई रेडियन हो गया। एंड
10 डिग्री को हमको बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा 2π/360 इंटू 10, 0 से 0 कटा, तो आंसर हो गया 2π/36 डिग्री, नहीं रेडियन। अच्छा आपने यहाँ बता डिग्री बता था, ये तो डिग्री होगा ना, ये डिग्री और ये रेडियन हो गया। आगे समझ में आपको नहीं समझ में आया तो इस सारी वीडियो को 2 या 3 बार रिवाइज करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपको आना ही चाहिए, किसी भी डिग्री एंगल को रेडियन में बदलना आना चाहिए और रेडियन को डिग्री में बदलना आना चाहिए। इसके बगैर आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। नाउ एक छोटी सी बात हो रहा है, वही हमने जो मिनट और वो बात की थी वो हम यहाँ फिर आ जाते हैं। अब हमको चेंज करना है, मान लीजिए ये हमने डिग्री को तो बदल दिया, अब मिनट को चेंज करना है। मिनट को भी तो चेंज करना पड़ सकता है ना रेडियन में, तो कैसे करेंगे? एंड सेकंड आवर को चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे? ये आपको आना चाहिए। तो ये हम लिखते हैं, देखिए 1 डिग्री इज टू 60 सेकेंड इज टू, ज़्यादा इजी रहेगा 60 इंटू 60 लिखो तो आपके लिए ज़्यादा समझ में आएगा। 60 इंटू 60 ये सेकेंड आर है, ये मिनट 60 मिनट, और ये एक्चुअल में क्या हो गया 3600। ठीक है, 3600 सेकेंड्स हो गए। अब हमें क्या करना था, इनको सबको तीनों को रेडियन में बदलना आना चाहिए। ठीक, कैसे बदलेंगे? बहुत इजी है। 1 डिग्री को कैसे बदलते हैं जानते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1 डिग्री इक्वल टू ये रहा 2π/360, नहीं ये रहा रेडियन बदलना, ये रहा 1 डिग्री। अब इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, ये हो गया 180, तो ये हो गया π/180 रेडियन। उसको मैंने इसमें बदल दिया। अब इससे बदलना है, 60 को बदल देता हूँ, तो 1 डिग्री इक्वल टू ये है ना, तो अब मेरे को क्या करना है 1 मिनट लाना है। 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा π/180 इंटू 60, फिर 60 से रेडियन। ठीक है, फिर हो गया आपका 1 सेकेंड, ये सिंबल होता है एक्चुअली, ये एक एरो जो ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो ये सिंबल ऑफ मिनट से आर्क का है, और ये 2 लग जाते हैं इस तरह से सिंबल, तो ये क्या है सेकेंड आर्क के सिंबल है। 1 सेकेंड आर्क एंगल इज इक्वल टू π/180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन। देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं। ठीक है, कभी भी हमारे को क्या करना होगा, कोई कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। जैसे पैरेलैक्स मेथड के अंदर क्या हो सकता है, कोई क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या हो जाएगा, आपको इसकी इन रिलेशनशिप्स की जरूरत पड़ेगी। और कई बार क्या होता है, वो उनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू और होती है, वो भी देता है। मैं वो इसलिए नहीं दे रहा हूं आपको कि उसे याद करना संभव नहीं है। आप याद करोगे 3 दिन भूल जाओगे, 4 दिन भूल जाओगे, 5 दिन भूल जाओगे, लेकिन ये क्या है फिक्स वैल्यूज है, इनको भूलना इतना याद करना बहुत आसान है। तो इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए। अगर आप इनको सॉल्व कर देते हो, कैसे सॉल्व करते हो, इसको 22/7 लेके सॉल्व करके कुछ वैल्यूज आती है, उठाइएगा कंप्यूटर में लिख के सॉल्व किया, वैल्यू निकाल लीजिएगा, उस वैल्यू को याद कर लीजिए। लेकिन वो नहीं, ये तो कम से कम याद होनी चाहिए। हो गया समझ में? वेरी गुड। मिटा दूं मैं इसको, फिर कह रहा हूं आपको, मैं बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि आपको किसी को ये चीजें समझ में नहीं है ये, तो मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा कई बार इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, देखिए और इस कंसेप्ट को समझिए, इस कंसेप्ट को जनरेट कीजिए, ताकि आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू दीज फिजिकल क्वांटिटीज दूर हो जाए, किल हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, नहीं रहना चाहिए। बार बार पढ़ के कंसेप्ट को जनरेट करना है, जैसे जैसे जनरेट करते जाओगे डाउट्स किल होते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं हम आगे। ये सब पैरेलैक्स मेथड के अंदर है। देखो आप पैरेलैक्स मेथड को समझने के लिए इन सब को समझना, इन सारे कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। यदि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पैरेलैक्स मेथड समझ ही नहीं सकते। फिर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये चीजें क्या है, आगे भी काम आएगी। ये रेडियन का और डिग्री का कन्वर्जन ये बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, और कुछ जगह के ऊपर ये जो मिनट आर्क और सेकंड आर्क का जो कंसेप्ट है वो भी काम आ सकता है।
या आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, आता है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, वो लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, है ना। मेरे जैसे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इन कंसेप्ट्स को क्लियर कर लें। ठीक है, याद कर लें, समझ लें, कैसे भी दर्ज कर लीजिए। अब एक कंसेप्चुअल बात और बताऊंगा मैं आपको इस टॉपिक के अंदर, मैं इसीलिए आपको बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रहा हूं। नाउ व्हाट इज साइन थीटा? हम जानते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या है एक्चुअल में? साइन थीटा इज रेशियो। ठीक है, ये एक रेशियो है जिसकी यूनिट क्या होती है? कुछ नहीं होती। तो एक आपने रिलेशनशिप पढ़ी होगी, वो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ये सुनिए, मैथ्स के अंदर अगर साइन थीटा कॉस, जो मैथ्स स्ट्रीम्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है, साइन थीटा थीटा के इक्वल ही होता है, क्योंकि क्या है, थीटा के इक्वल हो जाता है, मान लिया जाता है साइन थीटा थीटा ही है। लेकिन या थोड़ा सा गलत हूं, वो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा तो है ही, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा। ये जरा सही आंसर है। कभी भी साइन थीटा थीटा के इक्वल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डायमेंशंस, इसका ये डायमेंशनलेस है और ये डायमेंशंस है। इसका डायमेंशंस क्या है? रेडियन या डिग्री होगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो डायमेंशन इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा। बट इसमें एक और आगे है, वो ये है थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा की यूनिट रेडियन होनी चाहिए, अदरवाइज ये रिलेशनशिप रॉन्ग हो जाएगी। तो कंसेप्ट नोट डाउन। साइन लिखेंगे हम क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा इन रेडियन। ये मस्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। यदि ये थीटा इन रेडियन नहीं है तो गलत है। थीटा के डिग्री वैल्यू के इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो ये रिलेशनशिप ध्यान रखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। एक कंडीशन और है साथ में, थीटा शुड बी लेस देन 20 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या होना चाहिए? 20 डिग्री से लेस देन होना चाहिए, और ज्यादा सही रहेगा 20 अपॉन पाई। क्या था कन्वर्जन फैक्टर? देखो मैंने भूल गया। यानी 20 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके कन्वर्जन फैक्टर के बराबर हो जाए 20 डिग्री अपॉन इंटू पाई। ठीक है, इसके बराबर इस रेडियन एंगल से छोटा होना चाहिए। ठीक है, या तो हो सकता है थोड़ा सा 20 डिग्री इंटू 20 डिग्री रेडियन जो इक्विवेलेंट है उससे छोटा होना चाहिए। थीटा जब इससे इक्वल होगा तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं अप्लाई होगा। तो अब क्या हो गया, हम क्या कर सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ले सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप है। अब इसको हम पैरेलैक्स मेथड में काम करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो होता है पैरेलैक्टिक इफेक्ट। वी शुड नो व्हाट इज पैरेलैक्टिक इफेक्ट। अब पैरेलैक्टिक इफेक्ट क्या है? पैरेलैक्टिक इफेक्ट ये है कि आप क्या कीजिए, आपकी आईज को क्या कीजिए, ये इसको चीज को लीजिए, चलो इसको ले लीजिए, या चलो थंब वाला एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप क्या करोगे, थंब लीजिए, इसको आपके आंखों आईज के सामने ले लीजिए, आईज के सामने लेके एक आंख को बंद कीजिए। ये एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा, इससे आपको पैरेलल इफेक्ट का फील आएगा। इसे आप जब करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना एक ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए। जैसे मैंने एक मेरे सामने रखी हुई एक चीज को डिसाइड कर लिया है, तो फिर मैंने उसको इससे ढक दिया तो वो मेरे को दिखना बंद हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी आंख को रखा और ये दूसरी आंख को बंद किया और इसको खोल दिया, तो देखा कि वो मेरे को दिखना शुरू हो गई। हुआ? करिए इस चीज को।
तो ये जो आपने क्या किया, एक आई से उसको देखा था तो ढक दिया था तो दिखना बंद हो गई थी, और जब आपने उसको दूसरी आंख से देखा तो क्या हो गया, आपको दिखाई देना शुरू हो गई। दैट इफेक्ट इज नोन एज पैरालिटिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को पैरालिटिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये होता क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट के चेंज होने की वजह से होता है। छोटा सा है, जैसे कि आपने आईज, ये एक आई है और ये दूसरी आई है। फेस पे तो दो आई इस तरह से है ना, तो ये सामने मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका थंब है ना, ये आपका जैसे मान लीजिए ये आपका थंब है, थंब सब कर रखा था, थंब को रखा था, ये थंब है। और थर्ड एक ऑब्जेक्ट क्या था, मान लीजिए आपका ये था, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट अब क्या था, हमने यहां से इस साइज को देखा था, तो फिर अब ये देखो ये लाइन ऑफ साइट के अंदर इसको ले लिया था, तो ये क्या हो गया था, दिखना बंद हो गया था ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इस आइज को छोड़ करके छोड़ा, तो क्या हो गया, ये जो अंगूठा था इस आइज की लाइन ऑफ साइट में क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ साइट ये है ना, इसके लिए भी ऑब्जेक्ट के लिए इस आइज की ये थी और इसके लिए ये थी। तो अब इसमें हमने अंगूठा रख रखा था, तो इस अंगूठे ने इसको क्या दिखने से बंद कर दिया था। लेकिन जब हमने दूसरी आंख से देखना शुरू किया तो इसकी लाइन ऑफ साइट अलग हो गई, उसमें से अंगूठा गायब हो गया, अंगूठा रास्ते से हट गया, तो हमारे को वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। आई थिंक आपका लाइन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया होगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज पैरालिटिक इफेक्ट, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, लार्जर डिस्टेंसेस को मेजर करने में इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ तो डिफाइन क्या करेंगे पैरालिटिक इफेक्ट को, शिफ्टिंग ऑफ लाइन ऑफ साइट, ठीक है, इज नोन एज पैरालिटिक इफेक्ट, बस पैरालिटिक इफेक्ट। ओके, क्लियर है पैरालिटिक इफेक्ट। अब क्या है कि जब हम ये, तो हमारा ऑब्जेक्ट पास में था और जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो जाता है जैसे कि स्टार्स वगैरह, तो इन दोनों आंखों का जो डिफरेंस है ना वो थोड़ा सा नील हो जाता है। ये क्या होता है, जीरो हो जाता है, यानी कि वो इनफाइनाइट यानी कि जीरो मान लिया जाता है इसको, इनका इतना इफेक्ट नहीं रहेगा लाइन ऑफ साइट। अब तब कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और, एक टर्म और काम में ले लेता हूँ कि ये जो दो लाइन ऑफ साइट थी ना, टू लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है ना, ये एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं, पैरालिटिक एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, पैरालिटिक एंगल हो गई। एंड इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, क्या है, डी, डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो दो लाइन ऑफ साइट के बीच में जो क्या है, जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे बेस, ठीक है। ये बेस होगा, ये डिस्टेंस डी होगा। एंड दो लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना था उसे पैरालिटिक एंगल बोलेंगे, ठीक है। और इस पैरालिटिक एंगल को बनाने के लिए कैसे बनाया जाएगा, मेजर करने के लिए, अब हम यहां से तो मेजर कर ही नहीं सकते ना, देखो नहीं कर सकते ना, लेकिन एक तरीका है मेजर करने का, बहुत आसान सा, कुछ भी नहीं, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, हो गया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, दो परपेंडिकुलर हो गए, तो ये एंगल हो गया θ1, ये एंगल हो गया θ2। ध्यान से देखेंगे हम तो ये एंगल एक्चुअली θ1 और θ2 का ऐड होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, θ1 प्लस θ2, ठीक है। ये दोनों एंगल का जोड़ ही ये एंगल होता है परपेंडिकुलर। यानी तो हमारे पास क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनसे हम लाइन ऑफ साइट तो डिसाइड कर ही लेंगे, जैसे देखे होगे ना बंदूक का, आपने वीडियो गेम तो खेला ही होगा, जिसमें वो क्या होता है, ऐसा होता है, यूं, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऐसा होता है, फिर ये, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखा होगा आपने। तो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट की वो है भाई। अब आपके लाइन ऑफ साइट इसकी सहायता से डिसाइड कीजिए भैया, यहाँ पे लाइए आपके विजन को, यानी इस पे सेट करेंगे तो क्या होगा, वो बंदूक उससे गन से शॉट प्रॉपर लगेगा। ये लाइन ऑफ साइट डिसाइड करने वाला इंस्ट्रूमेंट था। तो ठीक वैसे ही क्या है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लाइन ऑफ साइट और उनके अंदर जो लाइन ऑफ साइट और परपेंडिकुलर के बीच में एंगल बता देते हैं, बहुत माइन्यूट से माइन्यूट बता देते हैं। वो माइन्यूट क्या होंगे, मिनट आर्क और सेकंड आर्क के भी एंगल को बता सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम वापस इसको करते हैं, ये चलो इसको रहने दीजिए एक बार। अब हम करते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड हमने क्या किया, सन और जो लार्जर उन पे अप्लाई करेंगे।
तो अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये है आपकी अर्थ, ठीक है, अर्थ से हमने क्या किया, ये मून, अब मून हो गया ना, ये मून है। अर्थ से मून के ऊपर करना है, खूब डिस्टेंस को मेजर करना है। डायरेक्ट मेथड है ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता कोई, हम फीता तो लगा नहीं सकते ना, एक फीता लिया या कोई मीटर लिया, मीटर स्केल लिए कुछ भी लिया, रखते हैं कुछ भी लिया, लंबी से रस्सी ले ली, उसको मेजर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इनडायरेक्ट मेथड काम में लेना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट मेथड इज पैरेलैक्स मेथड है। अब कैसे होगा देखिए आप, क्या करेंगे हम, यहाँ से इस अर्थ के ऊपर क्या करोगे, 2 पॉइंट ले लेंगे, 2 जगह ले लेंगे, जैसे ये जगह और ये जगह। तो वो क्या है कि दरअसल ये 2 जगह से क्या होगा, एंगल ऑफ पैरेलैक्टिक एंगल बनेगा ही नहीं। क्या होगा, पैरेलैक्टिक एंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी खुद की भी साइज है थोड़ी सी, नहीं बनेगा। तो अब क्या करें हम, हो गई प्रॉब्लम, कुछ नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है साइंटिस्ट के पास। क्या करते हैं, हम पूरी अर्थ को ले लेते हैं, ये पूरी अर्थ, पूरी अर्थ में क्या है, ये है आपका अर्थ का डायमीटर, ये क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ है। एक पॉइंट ये है, इसे नाम है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए से इस मून का क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, लाइन ऑफ विजन बनाएंगे, बना ली लाइन ऑफ विजन, ये बन गई। फिर क्या करेंगे, ये तो हम कर ही सकते थे ना, साथ में ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल परपेंडिकुलर से हम क्या करेंगे, ये एंगल θ1 करेंगे, बन गया θ1। फिर हम क्या करेंगे, उसी समय हमारे किसी साथी साइंटिस्ट को कहेंगे कि आप इसके ऑपोजिट साइड में, अर्थ के ऑपोजिट साइड में जाकर के इस पॉइंट से, ए पॉइंट से क्या करोगे आप, यही सेम एंगल बनाएंगे। 2 साइंटिस्ट लगे ना, देखो कितना, लेकिन ये तो क्या है, 1 टाइम फिगर है, मून की डिस्टेंस मेजर करना। तो वहां पे उससे फोन पे कहेंगे, अरे हेलो, आप वहां से आप अपना एंगल ऑफ मेजर बताइए हमारे को, एंगल ऑफ पैरेलैक्स बताइए। तो ये है क्या करेगा, लाइन ऑफ साइट यहां बनाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, एग्जाम इस बोर्ड पे ऐसा लग रहा है, एक्चुअली में मून बहुत दूर होता है, ये छोटा सा बनता है, या फिर क्या करेंगे, इसके सेंटर पे ही बनाएंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेजर कर लेंगे, सेंटर पे बने। तो फिर क्या होगा, यहाँ से फिर ये एंगल ऑफ ये क्या बनेगा, ये θ2 बनेगा, ठीक है। लेकिन ये इस बोर्ड पे ये बड़े दिख रहे हैं, एक्चुअली में ये बहुत छोटे होते हैं। तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे ये ऐसे, ये सब बाइफरकेशन, तो ये तो क्या हो गया θ1, ये हो गया θ2, और ये दोनों मिला के हो गया θ। तो हमें क्या हो गया, ये पैरेलैक्टिक एंगल पता हो गया मून की डिस्टेंस के लिए। तो अब हम इस डायग्राम को, एक छोटा सा डायग्राम यहां बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका बेस, ये तो है बेस, और ये आपका हो गया पैरेलैक्टिक एंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया डी, और ये डी तो है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, बेस है, ध्यान रखिएगा। देखिए आप, अब बेस की डेफिनेशन क्या है, अरे वो वाली डेफिनेशन नहीं बताऊंगा रटने वाली। बेस की डेफिनेशन का मतलब, बेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बेस इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ विजन। जिन पॉइंट से, 2 पॉइंट से अपन विजन बना रहे हैं, उन्हें, उस डिस्टेंस को हमेशा बेस माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, ये बेस है। तो और दूसरा पहचानने का तरीका यह है कि जो एंगल ऑफ पैरेलैक्टिक एंगल बना है, उस एंगल की ऑपोजिट सामने वाली साइड, जस्ट सामने वाली साइड है ना, वो बेस होगी हमेशा। अब ये डी है, ये डी और बेस क्यों है, इसलिए बोला। और अब ये डिस्टेंस, ये होगी डी, ये भी डी है। अब आपको उनका करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्चुअल बात और है, वो ये है, जो पैरेलैक्टिक मेथड है वो ये है कि पैरेलैक्टिक एंगल के मेथड के अंदर क्या होता है, हमेशा डी थीटा, कोई भी पैरेलैक्टिक एंगल होता है, दैट इज डी थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन डिस्टेंस होता है, समझ गया।
कैसे? ध्यान से देखिए, ये आपका एंगल है, क्योंकि हम जानते हैं डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है। तो ये आर्क अपॉन रेडियस जो हमने एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी उसी से कही। तो आर्क, अब ये आर्क अपॉन रेडियस, अब क्योंकि एक छोटा सा और बता देता हूँ बात, ये आर्क वाली, जैसे ये है आपका एंगल, ठीक है, ये थीटा है, ये है आर्क, लेकिन ये है कोण। तो अगर जब ये थीटा इक्वल है तो क्या है, इन्होंने एक अजम्पशन और लिया है कि डी थीटा इज इक्वल टू आर्क एस सी आर्क एस अपॉन आर होता है। लेकिन बट इफ थीटा इज स्मॉल देन दिस रिलेशनशिप कैन बी रिटन एज कोण ए बी अपॉन आर। यानी कि हम जानते थे कि डी थीटा इज इक्वल टू, जब हमने एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी तब था कि डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन आर होता है, लेकिन फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ए बी अपॉन आर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या ज्यादा डिफरेंस नहीं होता जब एंगल बहुत छोटा होता है। छोटा करते जाएंगे तो क्या होगा, वो जब उसका मेजरमेंट उसका मेजरमेंट लगभग बराबर सही होता है, ठीक है। एक्चुअली में नहीं होता है, देखो आप, लेकिन क्या ये हमारे को इस रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं। इसलिए डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन आर होता है, लेकिन इसको हम कोण अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे ये डी थीटा इज इक्वल, देखिए होना तो ये चाहिए था, होना ये चाहिए था, लेकिन क्योंकि डी थीटा इज स्मॉल, देयरफॉर इसके स्थान पे हम क्या कर देंगे, बेस अपॉन डिस्टेंस को भी ले सकते हैं। यही पैरेलैक्टिक इफेक्ट मेथड है। तो ये क्या हो गया, डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, इस क्वेश्चन में जो मून की कर रहे थे मेजर, उसमें आप ध्यान से देखिए, डी थीटा इन रेडियन, डी थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू, बेस हो गया आपका ये डी या बेस, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ज्यादा ठीक रहेगा, बेस यानी डी डायमीटर, डायमीटर ऐसे कर देता हूँ, डायमीटर अपॉन डिस्टेंस, मेजरिंग डिस्टेंस, ठीक। अब हमें क्या करना था, ये डिस्टेंस मेजर करनी थी, एक्चुअली में तो ये डिस्टेंस मेजर करनी थी, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या हुई, दिस डी थीटा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन डी थीटा। आ गया होगा समझ में, यानी मून की डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, इजी हो गया, ठीक है। नाउ शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बताऊंगा, वो ये है पैरेलैक्टिक इफेक्ट फॉर लार्जर डिस्टेंस के लिए होता है, उसके लिए फिक्स है। आप क्या करोगे, किसी भी बेस से ये जवाब दे गया, हमें चेंज करना पड़ेगा। किसी भी बेस से आप एंगल ऑफ पैरेलैक्स बनाएंगे डी थीटा, तो ये डिस्टेंस के लिए बनाएंगे, ये डिस्टेंस है तो, और ये बेस है, किसी भी बेस को यूज करते हुए बनाएंगे, तब क्या होगा, एक रिलेशनशिप है कि डी थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन डिस्टेंस। अब हमारे को इन तीन में से अगर कोई भी दो चीजें दी हुई है तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं, हो जाएगा ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ एक चीज में और मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करके बता देता हूं, वो है डिस्टेंस, सॉरी डायमीटर ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना। अब तक तो हमने क्या कर लिया था कि ये मेजर कर ली हमने डिस्टेंस, मान लो मून से कर ली, हमें डायमीटर ऑफ मून करना हो तो चलो, अर्थ का तो हमें पता ही है, मान लो अर्थ का तो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं या और किसी एक्सपेरिमेंट से कर लिए हमने, या पता है हमारे को, लेकिन अब हमें क्या है, डायमीटर ऑफ मून करना है, तो वो कैसे करेंगे, डायमीटर ऑफ मून, भाई मून का डायमीटर कितना है, डिस्टेंस तो मेजर कर ली हमने, डिस्टेंस मेजर करने के बाद इस्तेमाल होगा, देखिए तो ये होगी आपका अर्थ
अर्थ का एक पॉइंट, और ये हो गया आपका मून। ठीक है, अब मून का हो गया ये आपका। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसके ये ए और बी, ठीक है, तो अब हम यहां से एक एंगल बनाएंगे, ये एंगल बना, ये क्या हो गया θ1, और यहां से दूसरे डायमीटर एंड पॉइंट पे मेजर बनाएंगे, ठीक है, तो ये एंगल बना θ2, ये θ1 है और θ2। तो ये जो होगा थीटा, ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 इन रेडियन, ये मस्त देखिए आप। ठीक, अब मैं आपको बताया था कि पैरेललिटी एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डी थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन डिस्टेंस होता है। ठीक, तो बेस क्या है, डायमीटर ऑफ मून। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, यहां से एंगल बनाया ना, एंगल ये यहां से बनना था एंगल, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनेगा, क्योंकि यहां से हमने ये लाइन ऑफ साइट तो बनाई ली, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, वो बता देगा मेरे को एंगल कितना है। तो ये बेस डायमीटर ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में देखिए, मैंने आपको कहा था कोई भी दो चीजें दी हुई हो तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हैं। डी थीटा हमने इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लिया, डिस्टेंस हम पिछले एक्सपेरिमेंट में कर ही चुके थे, तो अब हम डायमीटर ऑफ द मून निकाल सकते हैं, है ना। कितना खूबसूरत यूज, वेरी ब्यूटीफुल यूज। हमने क्या किया था, पैरेलैक्टिक मेथड ऑफ इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर लेंथ में फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ द मून मेजर की, और फिर डिस्टेंस ऑफ या डायमीटर ऑफ द मून कैलकुलेट किया है। नाउ अब यहां पे हम आते हैं पैरेलैक्टिक इफेक्ट के अंदर परसेक। अब परसेक को वापस लेते हैं, 1 परसेक, 1 परसेक PERSEC, ठीक है, परसेक। तो 1 परसेक क्या है, एक्चुअली में बेस हम क्या लेंगे, सन, ये तो है सन, और ये है आपकी अर्थ, ठीक है, तो ये बेस है, ठीक है, इस बेस का, ठीक, तो इस बेस की वजह से क्या हो रहा है आपका, ये 1 AU होना चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब कोई एक पॉइंट निकालना है, ठीक है, चलो अब मैं आपको थोड़ा सा इसको भी समझाता हूँ कैसे बनेगा, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा 1 परसेंट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या ये अर्थ यहां पे है, तो तो अब 1 AU क्या है कि इस पॉइंट से जो हमने कोई पैरेलैक्टिक एंगल बनाना है, कहां से, 2 पॉइंट का, लो ये 2 पॉइंट, तो ये अगर डी थीटा बना तो दिस डी थीटा शुड बी इक्वल टू 1 मिनट, यानी 1 मिनट आर्क होना चाहिए, यानी 1 परसेक वो डिस्टेंस है जिसको अगर किसी 1 AU यूनिट के को बेस मानते हुए पैरेलैक्टिक एंगल मेजर किया जाए तो डी थीटा 1 आर्क आ जाए, दैट डिस्टेंस इज 1 परसेक, ये 1 परसेक है, दैट इज 3.26 लाइट ईयर मेरे हिसाब से। अब आपको परसेक का और इस एंगल की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। मैं आपको अगर डायरेक्ट बताता भी 1 परसेक 1 माइनर आर्क 1 मिनट आर्क एंगल बनाती है तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज 1 परसेक। 1 परसेक ये होता है अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि एक साइंटिस्ट, यानी ये सिर्फ एक अजम्पशन है, पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा अगर होता, यदि कोई एक तो बैठा होता कहां पे, अर्थ से लाइन ऑफ विजन बनाए, और एक क्या बने, सन से लाइन ऑफ विजन बनाए, तो दोनों लाइन ऑफ विजन के बीच में अगर एंगल 1 मिनट है तो वो डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1 परसेक, ठीक है। तो अप टू 100 लाइट ईयर डिस्टेंस के लिए क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब है मेथड टू मेजर, इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर डिस्टेंस और देन 100 लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर से भी तो क्या करेंगे, उसके लिए है इंटेंसिटी कंपैरिजन मेथड।
इंटेंसिटी कंपैरिजन। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बताऊं फटाफट, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², r1²। ठीक है, तो r1² है। ठीक है, इंटेंसिटी 2 इज इक्वल टू 1/r2²। अब ये जो मून स्टार 1 है, ये स्टार 1 क्या है, अगर 100 लाइट ईयर से छोटा है तो हम क्या करेंगे, 100 लाइट ईयर से कम डिस्टेंस पे, तो इसको क्या करेंगे, पैरेलैक्स मेथड से मेजर कर लेंगे। हो गया। फिर इसको स्टैंडर्ड मानते हुए क्या करेंगे, ये जो मून, ये जो स्टार है जो कि 100 लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर का है, उससे कंपेयर, उससे हम रेशियो बनाएंगे। तो रेशियो क्या बनेगा, I1/I2 इज इक्वल टू r1²/r2²। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो जाएगी, ये इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो जाएगी, ये सॉरी गलत हो गया ना, ये अगर ऐसा करेंगे तो ये R2 यहाँ आ जाएगा, R2/R1। ठीक है, ये हमें पता ही है। थर्ड हमें फाइंड आउट करनी है, तो आराम से जब इस इक्वेशन के अंदर 4 में से कोई 3 चीज दे रखी है, तो चौथी चीज को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये हो गया इंटेंसिटी कंपैरिजन मेथड। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस इतना से कंसेप्ट बताना था कि इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट की डिस्टेंस के साथ घटती जाती है, उसे मेजर कर लिया जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और फिर उसको कंपेयर करके हम 200 लाइट ईयर से भी दूर की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो अब आपको ये फील आना जरूरी है कि ये साइंटिस्ट बातें करते हैं लाइट ईयर, ये ईयर, सोचिए उनको, उन साइंटिस्टों की हेल्प करने वाला मेथड कौन सा है, पैरेलैक्स मेथड है। तो पैरेलैक्स मेथड मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो दोबारा एक बार इस वीडियो को देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, फिर बुक्स को पढ़िएगा, जरूर होगा क्लियर। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है, कितना अमेजिंग फील है, मतलब देखिए दुनिया क्या है, साइंटिस्ट क्या क्या करते हैं हमारे। नाउ एक दो आपको मैं थोड़ा सा छोटा सा बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आज का खत्म करेंगे। वो है आपका मास, व्हाट इज मास, ठीक है, और व्हाट इज वेट। हम क्या करते हैं, मास और वेट को कंसेप्ट बताना, क्लियर करना। जिनका क्लियर अच्छी बात है, थोड़ा सा एक नया वो है, थोड़ा ध्यान दीजिए स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए। मास एंड वेट, मास इज द क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस की क्वांटिटी, एंड वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स by which substance is attracted by G, gravitational force of attraction। वो gravitational force of attraction से अट्रैक्ट हो, उसे हम कहेंगे वेट। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। m इज इक्वल टू मास एंड mg इज इक्वल टू वेट, ये है कंपैरिजन। इसलिए ये g की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग जगह अलग अलग होती है, अलग अलग जगह मून पे अलग होगी, वहां पे अलग होगी, यानी कि ये mg जो है ना, ये वेरी कर सकता है, लेकिन ये m कहीं भी चले जाइए, ये यूनिवर्सल है, ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक और बात बता देता हूं आपको मैं। फर्स्ट है मास। मास के अंदर क्या, दो प्रकार से मेजर किया जाता है मास को। फर्स्ट है इनर्शियल मास एंड सेकंड है ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, अब ये मास ही है, ये इनर्शियल मास है और ये ग्रेविटेशनल मास है, केवल इनको कैलकुलेट करने की रिलेशनशिप अलग अलग है। क्या है, कोई ऐसा साइंटिफिक दो मेथड है जिनके द्वारा इनको कैलकुलेट किया जाता है, बस मेथड ऑफ कैलकुलेशन अलग अलग है, बाकी दोनों चीजें है मास ही। ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। इनर्शियल मास में क्या करते हैं, इनर्शियल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल यूज करते हुए मेजर करते हैं, और ग्रेविटेशनल मास के अंदर ग्रेविटेशनल मास को, तो पहले मैं आपको ग्रेविटेशनल मास बता देता हूं, फिर आपको इनर्शियल मास बताऊंगा। ग्रेविटेशनल मास एक्चुअली क्या है, हम फोर्स को डिवाइड करेंगे g से, वहां पे g से डिवाइड कर देंगे, तो उस क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल मास आ जाएगा। यानी हमने जैसे ये डस्टर है,
इस डस्टर को हम मेजर करेंगे, किसी भी तरीके से मेजर करेंगे, मेजरिंग डिवाइसेस होती है। मेन आप ये समझ लीजिए कि इस डस्टर को जो अर्थ क्या कर रही है, अपनी तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रही है, उस फोर्स को मेजर करेंगे। ठीक है, इसके लिए मशीनें हैं। बस इतना ध्यान रखिए, इस समय इस पे इफेक्ट किसका लिया जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। इसको इस फोर्स को मेजर किया, उस फोर्स को हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ जी से डिवाइड कर देंगे। तो जो क्वांटिटी आएगी, जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी, दैट इज मास, दैट इज ग्रेविटेशनल मास ऑफ डस्टर या सबस्टेंस हो जाएगा। नाउ व्हाट इज इनर्शियल मास? इनर्शियल मास के अंदर एक्चुअली क्या होता है, हम क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ मेजर करने के दौरान इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब कैसे हटाएंगे, वो कैसे हट सकता है, वो ऐसे हट सकता है कि हम क्या करते हैं, ऑसिलेटरी मूवमेंट लेते हैं। कैसे, इसके हम लेंगे हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटरी मोशन, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन। ठीक है, कोई एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर क्या हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन लिया, जैसे कि ये है फॉर्क है ये, ठीक है, ये यहां पर हमने क्या कर दिया, किसी एक सब्सटेंस को लटका दिया, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें हमने क्या किया, ऑसिलेशंस किए, ऑसिलेटरी मूवमेंट किए थे। ऑसिलेटरी मूवमेंट क्या होगा, ये ऐसे होंगे। ठीक है, तो ऐसे होने के दौरान देखिए, ध्यान से देखिए, जी जो है उस पर जो जी लग रहा है वो तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दोनों पे सेम होगा। यानी जी का इफेक्ट क्या होगा, यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है। तो इसके मूवमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, जी का इफेक्ट इक्वल है। तो इक्वल इफेक्ट को हम मान सकते हैं, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब देयर इज नो डिफरेंस इन इफेक्ट। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, एक रिलेशनशिप और है कि ये क्या है, ऑसिलेटरी मूवमेंट है। ऑसिलेटरी मूवमेंट है तो इसका क्या होगा, एक टी होगा, टाइम पीरियड होगा। दैट टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एम। तो क्या हो गया, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 अंडर रूट, दोनों अंडर रूट के अंदर हो गया। ये क्या है, दरअसल में कोई एक स्टैंडर्डिंग हमारे पास स्टैंडर्ड के दे रखे हैं, कोई किसी का हमारे पास नॉन है, और इसको हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। काउंट कर ही सकते हैं ना, काउंट कर लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा, इसको ऑसिलेशंस का टी कितना आ रहा है वो देख लेंगे। तो इन तीन की सहायता से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज नोन एज इनर्शियल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया इनर्शियल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मास थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक वैसे ही लास्ट आज का चैप्टर यही फिनिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर बताऊंगा बुक के अंदर आपको क्या है, टाइम, लेंथ एंड मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दी हुई है। उनको जरूर देखिएगा, फील लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा, अपने आप को महसूस कीजिएगा कि ये अर्थ, नेचर ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर ऑफ अर्थ, नेचर को फील कीजिएगा क्या है। थैंक यू वेरी मच। आज का चैप्टर यही फिनिश है। बहुत ही जल्द मिलते हैं नए चैप्टर से, आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।